ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप यस सर, आ रही है। अच्छा, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम जिसका नाम ग्रेडियंट डिसेंट है, उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन का मिनिमम पॉइंट जो है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फंक्शन को मिनिमाइज़ करने का मेन मकसद ये है कि हम अपना जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करें। तो ये सारा प्रूफ मैंने आप लोगों के सामने करके दिखाया था। एंड अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि जो कॉस्ट फंक्शन जे है, जो कॉस्ट फंक्शन जे है, ये पॉसिबल है कि इसमें सिर्फ एक मिनिमम पॉइंट ना हो, जैसा कि यहाँ पे है। इसमें इस फंक्शन में ओमेगा डब्ल्यू स्क्वेयर जो है, इसमें सिर्फ एक मिनिमम पॉइंट है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द कॉस्ट फंक्शन जे हैव नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स। सो हो सकता है ये एक मिनिमम पॉइंट हो, इसी तरह हो सकता है ये एक मिनिमम पॉइंट हो सकता है ये एक मिनिमम पॉइंट हो। सो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में काफ़ी सारे मिनिमम पॉइंट्स हैं। एक ये मिनिमम पॉइंट है, एक ये मिनिमम पॉइंट है, और सिमिलरली एक ये मिनिमम पॉइंट। सो ये, अगर आपने कैलकुलस पढ़ा है तो इसका एक ख़ास नाम है, इनको कहते हैं लोकल मिनिमा। सो ये एक लोकल मिनिमम पॉइंट है, ये दूसरा लोकल मिनिमम पॉइंट है, ये एक तीसरा लोकल मिनिमम पॉइंट है। ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करें और कहीं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आप W की वैल्यू जो अज्यूम करते हैं वो ये करते हैं। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू एंड अप एट दिस मिनिमम पॉइंट, जबकि असल जो ओरिजिनल जो मिनिमम पॉइंट है वो ये है। सिमिलरली अगर आप W की वैल्यू जो अज्यूम करते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अज्यूम एनी वैल्यू ऑफ W। ठीक है, ये पहला स्टेप है ग्रेडियंट डिसेंट का। तो W अगर आप अज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये वाला W, ठीक है। सो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ से। सो ये एक्स एक्सिस पे W है और वाई एक्सिस पे J है। सो अगर आप ये वाला W जो है ज्यूम करते हैं फर्स्ट स्टेप में, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप जो है ना वो इस मिनिमम पॉइंट को अचीव करें, जबकि जो ओरिजिनल मिनिमम पॉइंट है वो ये बनता है। और अगर आप से फॉर एग्जांपल इस W को सिलेक्ट करते हैं, फिर चांसेस ये है कि आप ओरिजिनल मिनिमम पॉइंट जो है उसको ऑब्टेन करें। सो द चॉइस ऑफ W affects the minimization process of the cost function J। तो अगर आप W को सही तरह चूज़ नहीं करते, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप किसी एक लोकल मिनिमा पे जाके रुक जाए, या जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट का प्रोसेस है वो किसी एक लोकल मिनिमा पे जाके रुक जाता है, जबकि असल जो मिनिमम पॉइंट है वो कोई और मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, ये इस बात की समझ आई है? जिसको इस बात की समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? आज तो वैसे भी स्टूडेंट्स कम है। एनीवन? रोल नंबर 5, आप हैं यहाँ पे? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर, लोकल सलाम। मिनिमा से आके मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया सर, बता सकते हैं दोबारा? ऐसा पहले मैं ये पूछूं तो सही कि कौन कौन है। 166 है यहाँ पे? रोल नंबर 166। यस सर। अच्छा, इसी तरह हारिसा है यहाँ पे? आदिल, आदिल है? आदिल तो होंगे यहाँ पे। तलहा मसूद है?
यस सर, मैं भी हूँ। अच्छा, उसे तो मैं ये बता रहा था कि अगर जो कॉस्ट फंक्शन जे है इसमें एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट्स एग्जिस्ट करे तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना वो फेल हो जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिदम है वो ओरिजिनल मिनिमम पॉइंट को अचीव करने में नाकाम हो सकता है अगर आप W की प्रॉपर वैल्यू को सिलेक्ट ना करें। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप W की ये वाली वैल्यू अज्यूम करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट में, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप इस लोकल मिनिमम वैल्यू तक पहुँच जाएं और जो ओरिजिनल मिनिमम वैल्यू है वहाँ तक पहुँचे ही ना। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अगर आप इस W को एज्यूम करते हैं, W की इस वैल्यू को एज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये W की वैल्यू बनती है से 10, तो चांसेस आर क्वाइट हाई कि आप इस लोकल मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लें और इस पूरे फंक्शन में ये सबसे मिनिमम पॉइंट है। सो इस तरह का अगर फंक्शन हो जिसमें बहुत सारे मिनिमम पॉइंट्स हों तो ग्रेडियंट डिसेंट को दुश्वारी पेश आएगी कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने में। ये मैंने बताया। इसमें किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। रिस्पांस दिया करें आप लोग ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हैं भी या बस मीटिंग ज्वाइन करके सो गए। नो सर, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा साथ साथ मैं खाना भी खा रहा हूँ तो इससे ये इंटरफेरेंस हो गई। अच्छा चलें। अच्छा, फॉर्चुनेटली जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग के जो एप्लीकेशन हैं, हम जहाँ जहाँ डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं जिन प्रॉब्लम्स पे, उनमें जो कॉस्ट फंक्शन है उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। अगर से फॉर एग्जांपल ये 2 डायमेंशनल कॉस्ट फंक्शन है तो उसकी शक्ल ऐसे होती है जिसमें सिर्फ एक मिनिमम पॉइंट आपको नज़र आएगा। ये एक फॉर्चुनेट सी बात है प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकली जब आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे यू हैव टू नॉट वरी मच अबाउट द फंक्शन के। ठीक है, सो फंक्शन जे के बारे में आपको ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर एप्लीकेशंस में जहाँ हम डीप लर्निंग को या मशीन लर्निंग को अप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन है वो आपको अक्सर केसेस में इस तरह की शक्ल का मिलेगा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक मिनिमम पॉइंट होगा। सो लेकिन ये है कि यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इस चीज़ को भी आपने जो है ना जहन में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि जो कॉस्ट फंक्शन जे है इट डिपेंड्स ऑन जो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन जे है इट डिपेंड्स ऑन द वेट W एंड द बाइस B। ठीक है, और ये जो वेट है दिस कैन बी 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ़ वेट्स जो हैं वो 1 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 3 वेट्स हो सकते हैं, 4 वेट्स हो सकते हैं। जिस तरह लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ वेट्स यहाँ पे इस केस में 2 हैं। सो अगर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा हो जाएं तो नंबर ऑफ़ वेट्स जो हैं ये भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो इट मीन्स दैट ये जो कॉस्ट फंक्शन जे है दिस कॉस्ट फंक्शन जे इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। ठीक है, ये कोई दो वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। इट इज़ यूजली मोर देन 2 वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो वेट्स की तादाद जो नॉर्मली जो प्रैक्टिस में मैंने देखा है काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स और लोगों को इम्प्लीमेंट करते देखा है तो उसमें वेट्स की तादाद कोई लाखों में होती है। सो दिस जे इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉस्ट फंक्शन। इसमें मल्टी डायमेंशनल कॉस्ट फंक्शन का मतलब ये है कि दिस जे विल डिपेंड ऑन मोर देन
वन वेरिएबल्स, ठीक है। फिलहाल तो आपको फॉर्मूले में दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, डब्ल्यू एंड बी, दो वेरिएबल्स, लेकिन प्रैक्टिस में दिस कॉस्ट फंक्शन जे विल डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, W1, W2, W3, बहुत सारे डब्ल्यूज़ पे, बहुत सारे बीज पे, सो जिनकी तादाद लाखों में हो सकती है। तो इनको विजुलाइज करना जो है मुश्किल है। सो जिस तरह इस वाले एग्जांपल में दिस जे डिपेंडेड ऑन ओनली वन वेरिएबल डब्ल्यू, ठीक है। तो जे जो है सिर्फ एक डब्ल्यू वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था। तो ये टू डायमेंशनल प्लॉट जनरेट करना, क्रिएट करना आसान है कंप्यूटर के ज़रिए से या हाथ के ज़रिए से। इसी तरह एक ये प्लॉट देखें जिसमें जो कॉस्ट फंक्शन जे है ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक डब्ल्यू पे और एक बी पे। सो अगर दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करे कोई भी फंक्शन, तो उसका प्लॉट जो बनेगा वो 3D प्लॉट बनता है। सो ये कैलकुलस की वो है, ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये 3D प्लॉट है। सो सो इन प्रैक्टिस अगर आप जे को प्लॉट करते हैं, अव्वल तो ये कि प्लॉट करना नामुमकिन होगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि एक कंप्यूटर भी जो है वो कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट नहीं कर पाएगा। तो ये जहन में आपने रखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज विजुलाइज कॉस्ट फंक्शन जे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने विजुलाइज किया था आपको समझाने के लिए, इसी तरह यहाँ पे हमने विजुलाइजेशन देखी है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। in practice it is not possible to plot cost function j because it is a multi-dimensional function. It depends on number of weights and number of bias values which can be in uh, large amount, ठीक है। तो ये जहन में आपने रखना है। ओके, सो ग्रेडियंट डिसेंट को ज़रा अब फाइनलाइज करते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट का क्या रोल है डीप लर्निंग में। So in deep learning, we will use gradient descent. We will use gradient descent to minimize weights W, ठीक है। So weights को हम minimize करने की कोशिश करेंगे। So W is equal to W minus alpha derivative of J with respect to W, and the second variable which we want to find out is b. So b is equal to b minus alpha, सेम अल्फ़ा, ठीक है। सो डी जे, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, डी जे डी डब्ल्यू। सो डीप लर्निंग के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट हम यूज़ इसलिए हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करने का पर्पस ये है, डब्ल्यू को और बी को, इनकी वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड आउट करना है, इनकी वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिससे जे की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो जाए या जे की मिनिमम वैल्यू तक हम पहुंच जाएं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। वी वांट टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, दैट वैल्यू ऑफ बायस, so that this cost function j is at its minimum. This cost function j is at its minimum. तो थोड़ा सा टाइम ले लें और उसको नोट डाउन करें, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। ओके, सो इस केस में चूंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो आप w की वैल्यू को और b की वैल्यू को शुरू में एज्यूम करेंगे। यू विल एज्यूम दीज वैल्यूज, आप अज्यूम करेंगे इनको। द फर्स्ट स्टेप,
You will assume the values of W and B. अच्छा, दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वेट्स जो वेट्स हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी, अगर 2 वेट्स हैं न्यूरल नेटवर्क में तो सेम यही वाला फार्मूला रिपीट होगा, W2 माइनस इसी तरह अल्फ़ा डी जे बाई डी डब्ल्यू। इसी तरह अगर एक और वेट होता W3, सो W3 इज इक्वल टू W3 माइनस अल्फ़ा डी जे बाई डी डब्ल्यू। इसी तरह 22 की वैल्यूज़ अगर एक है तो ये होगा B1 अगर एक और 22 की वैल्यू है आपके न्यूरल नेटवर्क में तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू B2 माइनस अल्फ़ा एंड डी जे बाई डी डब्ल्यू। ठीक है, ये एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ द मेन एल्गोरिदम ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट यूज्ड इन डीप लर्निंग। तो इसमें अगर किसी को मसला है तो पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें सर 3 वेट्स आ रहे हैं सर, वो तो हम सर कर लेंगे कैलकुलेट। अगर किसी हाँ वेट जी, में पिक्सल ज्यादा बनते हैं तो वो तो इतने ज्यादा वेट्स बन जाएंगे, हाँ तो वो जी, कैसे बिल्कुल हम इस बिल्कुल। तरह के। सब सारे के सारे कैलकुलेट होंगे। अगर 10,000 वेट्स है ना तो 10,000 के 10,000 आपने कैलकुलेट करने हैं। सर हमें खुद और लिखनी ये पड़ेंगे। नहीं, जब हम कोडिंग करेंगे ना, कोडिंग तो वहाँ जी पे जी। कोई एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। सही तो है। सारे के सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही, तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि इसके इतने वेट्स हैं। किसके कहाँ पे? किसी भी जो हम मिल लेंगे कि किसी भी जो इमेज की रिकग्निशन के लिए। ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके इमेज में पिक्सल्स कितने हैं, सही है। फिर उसके मुताबिक वेट्स जो है वो सिलेक्ट होता है। सही। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा चले, ओके नेक्स्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में जो है वो हम डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। सो डेरिवेटिव्स को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ इंट्यूशन, कुछ नई बातें ऐसी हैं जो शायद आपको पता ना हो। तो मे बी दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है 3a, f इज इक्वल टू 3a। दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन ओनली वन वेरिएबल। सो अगर एक फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसका प्लॉट जो बनता है वो 2D प्लॉट बनता है, 2 डायमेंशनल प्लॉट। अगर 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करे तो कोई बता सकता है किस तरह का प्लॉट बनता है? 3D सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, 3D प्लॉट बनता है। अगर एक फंक्शन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और तो जब आप उसको प्लॉट करेंगे वो 3D प्लॉट बनता है। ओके, सो से फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है a इज इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये 6 होगा। ठीक है, सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 6। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं छोटा सा एक चेंज लेकर आऊँ 2 में, यानी इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लूँ 2 में चेंज लाने के बाद। सो इनिशियल वैल्यू इज़ 2। अब मैं 2 को करने जा रहा हूँ 2.001। सो 2.001 वो कहीं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन आता है। ठीक है, सो 2 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ये है 2.001। सो 2.001 के कॉरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी
6 पॉइंट, ये बनेंगे 6.003, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो स्लोप है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो स्लोप है इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ माय गोल। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने देखना है कि कितना चेंज हुआ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चेंज हुआ है, कोई बता सकता है? 0.001। 2 पॉइंट, बिल्कुल सही कहा, 2.001 माइनस 2, इतना चेंज हुआ है, यानी विच इज़ इक्वल टू 0.001। सो इतना चेंज इंट्रोड्यूस करने से वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चेंज आया है, कोई बता सकता है? 0.003। 6.003 माइनस 6, कितना चेंज आया? 0.003, 0.003 का चेंज आया ना। यस सर। 0.001, ये 6.003 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2.001, ये बनता है 6.003। सो 0.001 का चेंज अगर मैं लेकर आता हूँ इस फंक्शन में, इस पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो 0.001 का चेंज लाने से वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चेंज आएगा? 0.003 का चेंज आएगा। सो दोनों को डिवाइड करें, द फाइनल वैल्यू इज़ 3। क्लियर? और अगर जो कैलकुलस में आपने डेरिवेटिव्स, वो जो फार्मूला आपने पढ़ा है, वो वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर और जो फार्मूले से आंसर आया है वो बराबर है, इक्वल है। क्लियर है? तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डेरिवेटिव, कि किसी एक वेरिएबल में चेंज लाने से दूसरे वेरिएबल पे कितना चेंज आता है। तो 3 टाइम्स, तो थ्री क्या बता रहा है आपको? 3 आपको ये बता रहा है कि ए को चेंज करने से ए के अंदर जितना चेंज आया है उसके 3 टाइम्स चेंज जो है ना वो वाई में आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो थ्री डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है, ये जो 3 है, चाहे फार्मूले से फाइंड आउट करें चाहे इस तरीके से फाइंड आउट करें, तो ये 3 आपको ये बता रहा है कि जितना चेंज एक्स एक्सिस की वैल्यू में आया है, या इस केस में ए में आया, जितना चेंज ए की वैल्यू में आया, उस उसके 3 टाइम्स चेंज वाई एक्सिस की वैल्यू में आएगा। सो द चेंज इन ए इज़ 0.001, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, उतना चेंज वाई एक्सिस की वैल्यू में आएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.001 इज इक्वल टू 0.003, तो उतना चेंज वाई एक्सिस की वैल्यू में आएगा। तो 6 प्लस 0.003 विल गिव यू द फाइनल वैल्यू 6.003। ठीक है, इस बात की समझ आ गई सबको? सो जब जब भी आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं, आप एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इसको देखते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज है उसको देखते हैं, और स्लोप को कैलकुलेट करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये है, आप फार्मूला अप्लाई करते हैं और क्या उसको कहते हैं, वो निकल आता है, डेरिवेटिव निकल आता है। सो ये ट्रेडिशनल तरीका है डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का। ठीक है, और चूंकि ये फंक्शन लीनियर है, तो जिस मर्ज़ी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड करें, जिस मर्ज़ी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करें, वो स्लोप हमेशा 3 ही रहेगी। स्लोप की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला हो, एफ ए इज इक्वल टू 3a डेरिवेटिव में, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला, ये जहन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो डेरिवेटिव अक्सर और बेशतर इस वाले टेक्निक से डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। ये फार्मूला नहीं लगाता कंप्यूटर, ये आपने जहन में रखना है। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नहीं ठीक है सर। ठीक है, चलें चलें, जी बता सर। दिए करें साथ साथ, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग सो नहीं रहे, बोर नहीं हो रहे हैं, तो ठीक है सर। बताया करें साथ साथ। ठीक है,
ओके, तो ये देखें, ये कोई क्लास, हम कोई क्लास, ये कोई क्लास नहीं, ये कोई ट्रेडिशनल क्लास नहीं है जिस तरह यूईटी में होती है या ट्रेडिशनल वो जो ऑनलाइन क्लासेस होती, ये एक एक्स्ट्रा क्लास है और आप अपने शौक से, इंटरेस्ट से आए हैं, तो इट शुड बी समवट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लासेस जो कंडक्ट होती हैं यूईटी में। सो रिस्पॉन्ड किया करें सब लोग। ओके ओके, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फंक्शन है ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसको मज़ीद हम स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है वो 2 है, 2 के ऊपर है, ठीक है, एट ए इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर है। सो कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी जी, क्या बनेगी, एनीवन? 4, बिल्कुल सही कहा। सो 4 विल बी द वैल्यू, ठीक है। मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू 2। सो हाउ टू डू इट, ठीक है। दो तरीके हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं पहले मैं बताऊँगा आप लोगों को। सो ट्रेडिशनल तरीका क्या है? ट्रेडिशनल तरीका ये है कि एक माइनर चेंज लेकर आए ए की वैल्यू में। सो 0.001 को ऐड करें 2 में, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा? 2.001। सो एक छोटा सा चेंज लेकर आए अलोंग एक्स एक्सिस और इन द वैल्यू ऑफ ए, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस की वैल्यू देखें। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या बनेगी? 2.001 का स्क्वायर ले लें, तो 2.001 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी, लेट मी राइट, 4.004, आगे आएगा 001 001 है या हाँ, जी सर, 001 001 001। सो 4.004, इसको मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ, 4.004 और 001, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब आप लेंगे, ठीक है। अब स्लोप का कैलकुलेट करने की बारी आ गई। कैसे कैलकुलेट किया था स्लोप? यहाँ पे माइनस करके ना, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग ये जो हाइट है। सो स्लोप क्या है? स्लोप का जो मेन फार्मूला वो क्या है? हाइट डिवाइडेड बाई विड्थ, ठीक है। सो हाइट क्या है? ये जो हाइट है ये क्या है? ये है 4.001 माइनस 4, ये हाइट है, ठीक है। ये हाइट है, दिस इज़ द हाइट। और विड्थ कितनी है? 2.001 माइनस 2, ठीक है। सो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.001, ठीक है। ये वेरीफाई कर ले साथ साथ कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। सो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप इज 4.001। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब चूंकि ये फंक्शन लीनियर नहीं है, दिस इज नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लिहाजा हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा, उस पे आने से पहले जो फार्मूला है डेरिवेटिव का, ये अप्लाई करके देखते हैं। सो द डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 2a, और वी आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू 2। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो ये और ये, इट इज़ बोथ ऑफ देम आर नियरली इक्वल, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर नियरली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि यहाँ से हमें एग्जैक्टली 4 आंसर क्यों नहीं मिला? ये मेरा सवाल है। कोई बता सकता है? जो बताएगा उसको 50 रुपये इनाम, जब आप लोग ऑन कैंपस आएंगे। कौन बताना चाहेगा? ट्रांजिशन लीनियर नहीं। नहीं, इसका ये जवाब नहीं है।
चेंज सर ज्यादा इसमें छोटा नहीं है। इसमें कोई बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों है? जो हमने चेंज स्लोप, थोड़ा ज्यादा छोटा लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, ये किसने बताया, ये किसने जवाब दिया है? रोल नंबर? हाँ 50 से। हाँ ठीक है, वेरी गुड। रोल नंबर 50, आपने 50 रुपये लेना है मुझसे जब आप ऑन कैंपस आएंगे, ठीक है? सो ये ये जो फॉर्मूले से हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ना 4, इसकी अजम्पशन पीछे ये है कि ये जो चेंज है इट इज़ वेरी 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 क्लोज टू ज़ीरो, वेरी 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 क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है? ये इसके पीछे अजम्पशन है, जबकि हमने यहाँ पे जो चेंज इंट्रोड्यूस किया है वो 0.001 है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो जो आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाए जाते हैं कैलकुलस में, उसमें सबसे पहली बात आपको ये पढ़ाई जाती है कि जब आप फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं उसके पीछे अजम्पशन ये है, द चेंज इज़ वेरी 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 क्लोज टू ज़ीरो। ओके, सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये है 5, a इज़ इक्वल टू 5। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? एनीवन? सर इसमें मेरे से पहले चेंज देखेंगे इसमें कितना आएगा। हाँ चेंज रखेंगे, ठीक है। वी विल नज द वैल्यू ऑफ 5 स्लाइटली टू द राइट, ठीक है? हम इसको थोड़ा सा नज करेंगे राइट की तरफ, यानी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। सो 5 को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और इसको कर दिया हमने 5.001। सो दिस विल बी द चेंज along x axis, 5.001 minus 5, दिस इज़ द चेंज along x axis। और 5 को 5.001 करने से जो वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज आएगी वो भी तो देखनी है आपने, तो क्या चेंज आएगी? एक्सक्यूज से एक मिनट ज़रा मैं इसको कंप्लीट करूं, एक मिनट। सो 5 के ऊपर 25 है ना, ये 5 के ऊपर ये 25 है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ 25। और 5.001 के ऊपर ये पॉइंट क्या बनता है? ये बनता है 25.00, सॉरी सर 25 ये बना है पॉइंट, 0.01 0.001 0.01 ट्रिपल 0 ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो वन, ठीक है? 1। सो दोनों को 25.01 ट्रिपल ज़ीरो वन को माइनस करें 25 के साथ इस पूरे को, तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे द स्लोप विल बी 10.0001, ठीक है? और जब आप डेरिवेटिव वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये जो डेरिवेटिव वाला फार्मूला है, लेट मी, सो डी ओवर डी ए, ये आप लोगों के सामने बार बार वही कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बैठ जाए आपके जहनों में। सो एट ए इज़ इक्वल टू 5, सो 5 पुट करें इसके अंदर, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 10। सो इसको और इसको आपस में कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन सेम है। और अभी सेम ना होने की वजह यह है कि ये जो हमने चेंज इंट्रोड्यूस किया ना ए की वैल्यू में, वो ज़ीरो से काफ़ी थोड़ा दूर है, ठीक है? नाउ अब किसी का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मैं कह रहा था कि हम कहते हैं अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाह रहे थे तो हमें जंप ज़्यादा स्लो कम लेनी चाहिए थी इस दफ़ा, यानी 00001 या क्वाड्रिपल 001 ट्राई करना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। असल में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि
स्लोप जो है ना वो कैलकुलेट कैसे होता है। एक तो ये तरीका है ना, ये कि आप फार्मूला लगाएं और फिर उसमें ए की वैल्यू जो है पुट करें। जो जो तरीका कंप्यूटर यूज़ करता है ना वो ये है मोस्टली। सो बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जो लोग पेपर और पेन यूज़ करके जो काम करते हैं और जो काम कंप्यूटर करता है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, और वो डिफरेंसेस माइन्यूट डिफरेंसेस क्यों आते हैं वो इसकी वजह ये है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने डिफरेंस, ये जो चेंज है इसको 0.00 मान लिया। आप चाहें तो ये इसको 0.000000 ले लें, तो ये दोनों आंसर्स जो हैं वो मज़ीद एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने का असल तरीका जो है ना वो ये है, हाइट एंड विड्थ। तो ये हाइट आपने फाइंड करनी है और ये जो विड्थ है ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो दिस इज what I wanted to tell you about derivatives. Okay. ये तो हो गया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कंप्यूटेशनल ग्राफ। कंप्यूटेशनल ग्राफ्स, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है j इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी सी। ठीक है, ये ब्रैकेट्स है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स है। तो 3 और 3 के बाद ये ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी सी है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि दिस फंक्शन j it is dependent on 3 variables. It has 3 inputs a, b and c. It is dependent on 3 inputs. Clear? Now how to visualize what is happening or what type of calculation is being performed behind the scene. तो विजुलाइज करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाएं। कंप्यूटेशनल ग्राफ कैसे बनाते हैं? सारे इनपुट्स आपने लिखना है यहाँ पे। सो वी हैव 3 इनपुट्स a, b एंड c। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, b इज़ मल्टीप्लाइड बाय c। सो यहाँ पे मैं एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा u इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c, और एरो ड्रॉ करूँगा एक यहाँ पे और एक एरो ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। सो दिस बॉक्स विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ b एंड c। अच्छा, अब नेक्स्ट काम, प्रोडक्ट के बाद क्या हो रहा है, a और ये जो प्रोडक्ट है आपस में ऐड हो रहे हैं। सो ये आपके पास a है और ये आपके पास वो प्रोडक्ट है। ठीक है, सो 2 एरोस ड्रॉ करें, एक बॉक्स बना लें और इसको कहें b इज़ इक्वल टू a प्लस ये a। ठीक है, दिस इज़ a और इसको हमने प्रोडक्ट को क्या नाम दिया है, 0 u। ठीक है, सो a प्लस u। सो अब हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कंप्यूटेशन हो रही थी वो हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब 3 रह गया, 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे, इसको करेंगे, एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देंगे j। सो j इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय v। सो दिस, ये जो सारा मैंने ये जो बॉक्सेस और एरोज और ये इनपुट्स और ये वेरिएबल्स, ये जो कुछ भी मैंने शो किया है, जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ। इट इज़ you can say it is a graph which shows all the computations taking place in this function 3a plus bc। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद सम भी हो रहा है, इसके अंदर सम होने के बाद फिर प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो इन सब को मैंने एक
ग्राफ की शक्ल में आप लोगों के सामने ड्रॉ किया। इसमें किसी को कोई मसला हो? और ये कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है ना, ये यूज़ होता है टेंसर फ्लो में। टेंसर फ्लो अगर किसी ने यूज़ किया सॉफ्टवेयर, तो टेंसर फ्लो जब डीप लर्निंग एल्गोरिदम चलाता है ना, तो वो डीप लर्निंग एल्गोरिदम को पहले कन्वर्ट करता है कंप्यूटेशनल ग्राफ में, और कंप्यूटेशनल ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो सारी कैलकुलेशंस जो है ना वो परफॉर्म करता है। इसलिए ये कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है वो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सो टेंसर फ्लो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको गो थ्रू करेंगे। टेंसर फ्लो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको गूगल वालों ने बनाया डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स को चलाने के लिए, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो कंप्यूटेशन ग्राफ्स में? नहीं सर ठीक है। ठीक है, ओके जी सर। अच्छा, मेरा गोल ये है आज के लेक्चर में, बल्कि ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा। आज का लेक्चर छोटा है, कोई लंबा लेक्चर नहीं है। तो मेरा गोल ये है, मैं चाहता हूँ आई वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ जे। ये जे है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू वी। इसी तरह आई वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जो ए है। I want to find the derivative of j with respect to b, and I want to find the derivative of j with respect to c। ठीक है, मेन गोल मेरा b नहीं है, मेन गोल मेरा ये है, I want to find the derivative of the final output or the output variable with respect to the input variables। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करूँगा, उसके लिए कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाना ज़रूरी है। और कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट इस ग्राफ को गो थ्रू करेंगे, और लेफ़्ट से राइट जाते हुए जो जो कंप्यूटेशंस आपको रास्ते में मिलती जाएंगी, आपने वो कंप्यूटेशंस जो है वो परफॉर्म करते जाना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट से यानी इनपुट से हम काम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट साइड एंड गो टुवर्ड्स द राइट साइड। सो रास्ते में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। सो से फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू जो है वो है 5, बी की वैल्यू जो है वो है 3, और सी की वैल्यू जो है वो है 2। सो बी सी की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये आपने जहन में रखा, ठीक है, 6। अब एक स्टेप आगे चलें, द नेक्स्ट कंप्यूटेशन इज ए प्लस यू। सो ए की वैल्यू है 5, यू की वैल्यू है 6, सो द वैल्यू ऑफ बी इज़ 11। अब आखिरी स्टेप पे आ जाएं, जे की वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है। सो 3 है इसके अंदर और बी की वैल्यू क्या है, 11। सो द फाइनल आंसर विल बी 33। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसको आगे चल के हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन का नाम भी देंगे। ठीक है, फॉरवर्ड, ये मैं छोटा करके लिखूंगा, फॉरवर्ड प्रॉप। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉप। सो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई मसला नहीं, बस प्रोडक्ट किया है, सम लिया है, और फिर दोबारा एक प्रोडक्ट लिया है, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हैं वो हर एक बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करना चाहता हूँ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए। सो ये ज़रा आराम से और कान खोल के आप लोगों ने सुनना है। सो डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, इसको फाइंड करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, पहले वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है, हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ। सो ए की मौजूदा वैल्यू जो है वो क्या है, 5। तो सो द करंट वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। ठीक है, और ए इक्वल टू 5 पे जे की वैल्यू क्या बनती है? हाँ जी बताएं, ए इक्वल टू 5 पे जे की वैल्यू क्या बन रही है? 33। ठीक है, ये अभी अभी हमने कंप्यूट किया। ठीक है, 33। नाउ इफ़ आई इंट्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल चेंज इन ए, यानी मैं ए को 5 से बढ़ा के 5 पॉइंट डबल
0 1 कर दूँ, ठीक है, मैं ए की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 5 से 5.001 कर देता हूँ, तो जे की वैल्यू पे क्या अफेक्ट होगा, जे की वैल्यू पे क्या अफेक्ट होगा, जे जो है वो 33 से बढ़ के 33.001 33.003 हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, 33.003 हो जाएगी, ठीक है। ये आप करके देख सकते हैं, इसको 5 की जगह पे 5.001 रख लें, ठीक है। तो 5.001 प्लस ये जो 11 है, दोनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करें, तो जे की वैल्यू जो है वो ये बनेगी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस scenario or from this calculation we can find the slope, and the slope is 0.003, ठीक है। ये चेंज आ रहा है ना, 33.003 माइनस 33, तो उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, एंड 5.001 माइनस 5, ये क्या बनेगा, 0.001, so the slope is 3, so dj by dA is equal to 3, this is the slope, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे dj by dA, तो तब भी आपको जो है आंसर 3 मिलेगा। वो कैसे, वो भी हम देखते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि डी जे बाई डी ए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप चेन रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चेन रूल, ये आप सब लोगों ने पढ़ा है, चेन रूल इन कैलकुलस। सो चेन रूल के मुताबिक डी जे बाई डी ए इज इक्वल टू डी जे, ठीक है, डी जे बाई डी वी, पहला वेरिएबल ये आ रहा है, ठीक है, डी जे बाई डी वी मल्टीप्लाइड बाई, अब ए तक पहुंचने के लिए इस कंप्यूटेशनल ग्राफ में देखें, ए तक पहुंचने के लिए आपको वी में से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो वी में से गुजरना है, इसलिए यू शुड नो वट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वी ऑन जे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, डी जे बाई डी वी, एंड यू शुड आल्सो नो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ए ऑन बी। तो वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे डी बी बाई डी ए, ठीक है। सो चेन रूल, ये दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको डी जे बाई डी ए मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो पूछ सकते हैं। सर ये चेन हम रूल, डेरिवेटिव एक मिनट, मैं ज़रा एक बात और क्लियर कर दूँ। चेन रूल ये जो मैंने लिखा है ना, ये कंप्यूटेशनल ग्राफ को लिखते हुए मैंने देखते हुए मैंने लिखा है। तो आई वांट टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ ए ऑन जे, तो जे से ए तक बीच में जो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनका भी इफेक्ट जो है वो आपने बीच में लेकर आना है। सो जे से लेके ए तक एक वेरिएबल जो है वो बीच में आ रहा है, वो क्या है, वी। सो यू शुड नो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वी ऑन जे, एंड आल्सो यू शुड नो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ए ऑन बी। सो इस ये जो बात मैंने अभी की है ना, इसको अगर आप मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखेंगे तो वो ये बनता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वी ऑन जे एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ए ऑन बी। सो ये बेसिकली क्या है, ये चेन रूल बनता है, ठीक है। चेन रूल, इन दोनों को आपस में आप प्रोडक्ट ले लें, इट दिस विल गिव यू द चेंज इन जे इफ़ यू चेंज ए। जी, अब क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन पूछ लें। सर ये डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ये डेरिवेटिव हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने ग्रेडियंट डिसेंट चलाना है। वी वांट टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ w, दैट w ऑफ b विच मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन j। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव है डी जे बाई डी डब्ल्यू, डी जे बाई डी डब्ल्यू, इसी तरह ये डी डब्ल्यू नहीं होगा, ये डी बी होगा, ठीक है। सो डी जे बाई डी बी, डी जे बाई डी डब्ल्यू,
ये आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए हम डेरिवेटिव्स जो है ना इसको देख रहे हैं आज के लेक्चर में। अब समझ आ गई आप लोग? Okay, sir. ठीक है, ठीक है। चेन रूल में किसी को मसला तो नहीं है? ओके, नाउ अब आपके पास दो तरीके हैं डी जे बाई डी बी को फाइंड करने के और डी बी बाई डी ए को फाइंड करने में, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे। सो हाउ टू फाइंड डी बी बाई डी ए? सो द करंट वैल्यू ऑफ बी, the current value of v is 11, and at this value of v the value of j is 33. So if you change 11 to 11 point say 001, what will be the value of j? The value of j will be 33.003, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? स्लोप की वैल्यू मिलेगी। तो स्लोप विल बी इक्वल टू ये 33.003 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 11.001 माइनस 11, तो ये आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। सो द वैल्यू ऑफ डी वी ओवर डी ए इज़ 3, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, इसकी नहीं, इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डी जे ओवर डी वी इज़, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ डी जे, हम ये देखना चाह रहे हैं ना, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वी ऑन जे, तो वो ये बनता है डी जे बाई डी वी। सो दिस वैल्यू इज़ 3, तो इसको आप यहाँ पे क्या करें? 3 लिख दें। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बी, वी वांट टू फाइंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बी, इफेक्ट ऑफ ए ऑन बी। सो एट ए इज़ इक्वल टू 5, at a is equal to 5, the value of the value of v is the value of v is 11, ठीक है। तो जब आप a को चेंज करते हैं टू 5.001, ठीक है, तो 0.001 का चेंज लेकर आ रहे हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? द वैल्यू ऑफ v विल बी 11.001, ठीक है। एंड यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या निकलेगी? द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी 5.001 माइनस 5.001 माइनस 5, ये क्या बनेगा? 0.001, ठीक है। क्योंकि हम ए के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, सो हम इस चेंज को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और हम देखना चाहते हैं वी पे क्या इफेक्ट है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑन वी, तो इस चीज़ को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो 11.001 माइनस 11 क्या बनेगा? 0.001, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये स्लोप बनेगी 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, 3 इंटू 1 यहाँ पे, ठीक है। सो डी जे बाई डी ए इज़ इक्वल टू 3, और इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें बराबर है, ठीक है। तो चेन रूल से भी हमारे पास वही आंसर आया, और जो ट्रेडिशनल तरीका हमने यूज़ किया स्लोप फाइंड आउट करने का, डायरेक्ट मेथड विदाउट गोइंग थ्रू द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, तो उससे भी आंसर वही आया, 3 एंड 3 ओवर हियर, ठीक है। क्लियर है? सो नॉर्मली जो कंप्यूटर्स या जो नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं जिससे डीप लर्निंग एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, वो चेन रूल को फॉलो करता है। आउटपुट वेरिएबल का डेरिवेटिव, आउटपुट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड। पहले वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, it will go from left to right to calculate these values, ठीक है। और फिर इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए वो राइट टू लेफ्ट जाते हुए
ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते हुए और उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए, ये आपने जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो राइट टू लेफ्ट जाते हुए और इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर जो है या एल्गोरिदम जो है वो डेरिवेटिव्स फाइंड करता है। डेरिवेटिव्स किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑल द इनपुट वेरिएबल्स। अभी तो सिर्फ मैंने आप लोगों के सामने एक इनपुट वेरिएबल का इफेक्ट शो करवाया, ठीक है, दैट इज ए, ऑल द इनपुट वैल्यूज, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट टू फाइंड ऑल द वैल्यूज और ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सम्स, ठीक है, एंड फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट टू फाइंड डेरिवेटिव्स, और इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ आपने लेफ़्ट टू राइट जाते हुए फाइंड की ना, उनको यूज़ करते हुए और राइट टू लेफ़्ट जाते हुए ये जो है ना ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। तो ठीक है, तो ये आपने देखना है यहाँ पे कि ये जो चेन रूल हमने यूज़ किया है कि इसमें हमने ये 11 यूज़ किया है, ठीक है, ये वो 11 है जो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हमने फाइंड कैलकुलेट किया है। इसी तरह हमने 33 यूज़ किया है, ये वो वैल्यू है जो हमने लेफ़्ट टू राइट जाते हुए कैलकुलेट किया है। इसी तरह ये जो 11 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वो वैल्यू है जो हमने लेफ़्ट टू राइट जाते हुए कैलकुलेट किया है। सो लेफ़्ट टू राइट जाना ज़रूरी है डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए, ये आपने जहन में रखना है। एंड चेन रूल जो है ना, ये आपने जहन में रखना है। चेन रूल इज़ यूज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वेरिएबल। और शॉर्ट फॉर्म में, इस कोर्स में शॉर्ट फॉर्म में ये डी जे और डी जे बाई डी ए जो है ना, इसको डी ए कहा जाएगा। डी जे ओवर डी ए को डी ए कहा जाएगा। ये अंडरस्टूड है कि दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द आउटपुट वेरिएबल जे विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसी तरह अगर आपने फाइंड करना है से फॉर एग्जांपल डी जे बाई डी बी, डी जे बाई डी बी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये चेन रूल जो है वो यूज़ करना है। तो चेन रूल इसके ऊपर लगाने से पहले, दिस विल बी आवर लास्ट असाइनमेंट, और उसके बाद ये लेक्चर जो है ख़त्म हो जाएगा। सो एक स्टूडेंट था जिसने मुझसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल में रिजवान आप थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, और मेरे ख्याल में रिजवान चला गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सर पहले पूछा था, अभी तो कुछ नहीं पूछा। नहीं, इसके दौरान किसी ने पूछा था, मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश की, तो मैंने उसको कहा बाद में देखूंगा। कोई था क्वेश्चन पूछने वाला? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट काम इस लेक्चर का जो हमने करना है वो ये है, वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट वेरिएबल बी, ठीक है, एंड वी विल यूज चेन रूल। सो जे से लेकर बी तक दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो हैं वो आ रहे हैं, एक बी है और एक यू है। सो यू हैव टू गो थ्रू स्टेप 1, यू हैव टू मूव टू बी फर्स्ट, बी से फिर आपने मूव करना है यू की तरफ, और स्टेप नंबर 3 में फिर आपने क्या करना है, आपने मूव करना है फ्रॉम यू टू बी। इट मीन्स दैट यू विल फाइंड आउट 3 डेरिवेटिव टर्म्स, और वो 3 डेरिवेटिव टर्म्स कौन से होंगे? आपने सबसे पहले फाइंड करना है द इफेक्ट ऑफ वी ऑन जे। सो द इफेक्ट ऑफ वी ऑन जे जो है, इसको अगर आप मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डी जे बाई डी वी, द इफेक्ट ऑफ वी ऑन जे, ठीक है, मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप में क्या है, v से आपने u की तरफ जाना है, सो यू वांट टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ u ऑन b। सो आप यहाँ पे लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ u ऑन b, ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज
आपने कहाँ जाना है, u से लेके b तक जाना है. So you want to find the effect of b on u. So the effect of b on u. So effect of b on u. आप इस तरह से याद रखें, ठीक है. इफेक्ट ऑफ b, जिस वेरिएबल का इफेक्ट देखना है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और जिसके ऊपर इफेक्ट देखना है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है. तो ये अगर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट करें, इसको और इसको कैंसिल आउट करें, तो हमारे पास ये बचता है एंड पे dj/db. ठीक है. सो ये जो क्रॉस है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ. नाउ what we want to do, we want to find dj/db, और dj/db ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये यहाँ पे. ठीक है. dj/db उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3. सो यहाँ पे आप लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ वी वांट टू फाइंड dv/du. ठीक है. dv/du. सो अब ये आपने मेरे लिए सॉल्व करना है. कौन मेरे साथ सॉल्व करेगा dv/du? यस सर. चले, कौन है? रिजवान. चले रिजवान, फर्स्ट कम फर्स्ट सर. सो क्या करेंगे, dv/du. क्या करूं यहाँ पे? चेंज इन v ओवर चेंज इन u. हम v की वैल्यू लें, उसको हम कहते हैं उसके अंदर छोटा सा चेंज डालना है, और फिर उसके बाद कहते हैं उसकी वजह से जितना u में चेंज है, u चेंज उसकी वजह से. नहीं, ये आप उल्टा बोल रहे हैं. वी वांट टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ u ऑन v. u में चेंज लेकर आएंगे. ठीक है. u में सो द चेंज वैल्यू ऑफ u इज 6. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 के ऊपर v के ऊपर क्या है, v की वैल्यू क्या है, 11. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11. नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ u. ठीक है. तो u की वैल्यू 6.001 कर दें. ठीक है. और v की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो 6 की जगह पे 6.001 कर दें. सो 6.001 प्लस 5 क्या वैल्यू बनती है, 11.001 ये बनती ना. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मैंने गौर से नहीं देखा. यस सर, बस ऐड ही हुए इसलिए बस ये 5 प्लस 6.001, तो ये बनेगा 11.001. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, ये मैं स्लोप को s लिखूंगा. ठीक है. द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, हाँ जी, वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1, क्योंकि ये पॉइंट दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा. सो दिस विल बी 1. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1. चले जी, नेक्स्ट du/db कौन करेगा मेरे साथ, du/db यहाँ पे करते हैं. du/db कोई नहीं, एनीवन? चलें रो नंबर 5 करते हैं. चलें, क्या करूं मैं सबसे पहले, I want to Sir, find B the is effect. equal. I want to find the effect of B on U. ठीक है. So B की करंट वैल्यू बताएं. 3 sir, 3. 3, बिल्कुल सही कहा आपने. तो B की करंट वैल्यू 3 है, और 3 के ऊपर U की वैल्यू क्या है, B = 3 पे U की वैल्यू क्या है, B = 3 पे U की वैल्यू 6 है. हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, If 3 को सर 0.01 चेंज कर दें. चेंज कर दें. ये 0.01 कर दिया चेंज. अब उससे इसको चेंज, B को ये करने से U पे क्या इफेक्ट होगा, तो अगर मैं सर U चेंज हो जाएगा 0.002. 3.001 हो गया, तो B और C को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर, 2 × 3.
बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आएगा 6.002, ठीक है। अब यहाँ से फिर उसके बाद स्लोप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप? 6.002 माइनस 2 सर। 6 डिवाइडेड बाई 3.001 माइनस 3, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी स्लोप की? 2 आएगी, 2। तो ये 2 जो है वो आपने पुट करना है यहाँ पे, 2। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनल आंसर इज 6। सो डी जे बाई डी बी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब आप लोगों ने ये करना है कि एज एज अ शॉर्ट असाइनमेंट, ठीक है, आपने डी जे और डी सी जो है वो फाइंड करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने शेयर करना है मेरे साथ, सबके साथ। जो लोग आज नहीं आ सके उनकी भी नॉलेज में इजाफा होगा, और जो लोग आए हुए हैं उनकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। तो डी जे बाई डी सी कौन सा रूल यूज़ करेंगे आप आपने ये चेन रूल जो है वो यूज़ करना है। और कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल ग्राफ से आपने डी जे और डी सी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कोई बता सकता है कि डी जे और डी सी का शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट सिंबल क्या होगा? डी सी होगा, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, उसमें हम डी सी से डी जे ओवर डी सी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डी बी। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म होगा डी ए, ठीक है। सो द मेन टेक अवे फ्रॉम टुडेज लेक्चर इज देर आर टू डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द स्लोप, ठीक है। एक तरीका है हाइट ओवर विड्थ, दूसरा तरीका वो है जो आपने वो कैलकुलस में की बुक में वो फार्मूले वगैरह पढ़े हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर औकात कंप्यूटर्स जो हैं वो फार्मूला नहीं यूज़ करते, वो ये वाला, ये जो हाइट हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ, ये वाला फार्मूला जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टेक अवे है वो ये है कंप्यूटेशनल ग्राफ। तो कंप्यूटेशनल ग्राफ मैंने आपको शुरू में बताया कि एक सॉफ्टवेयर है टेंसर फ्लो स्पेशली। तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम को जब ये इम्प्लीमेंट करता है तो ये कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाता है पहले अपने अंदर, और फिर सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करता है रिलेटेड टू डीप लर्निंग। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आएगी। सो फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, जे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी सी। इस कैलकुलेशन को करने के लिए ये जो टेंसर फ्लो सॉफ्टवेयर है ये अपने अंदर इस तरह का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेगा और सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करेगा, जे की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। इसी तरह अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वेरिएबल्स, तो वो फिर चेन रूल यूज़ करेगा और साथ में राइट टू लेफ्ट भी जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज़, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा जब आप बैकवर्ड्स जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको बैकवर्ड प्रोपोगेशन भी कहते हैं, बैक प्रॉप, इसका जो शॉर्ट नेम है ना वो बैक प्रॉप भी है, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फॉरवर्ड प्रॉप इज़ यूज टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज calculation to perform all these calculations, while back prop is used to find the derivative of the output variable with respect to the input variables using chain rule. chain rule जो है ना वो इस्तेमाल होता है इस सारे प्रोसेस में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल मीट ऑन सैटरडे, और फिर हम इसको रैप अप करेंगे, ये जो सारी डिस्कशन है ग्रेडियंट डिसेंट और ये वो। और इंशाल्लाह मे बी बाय नेक्स्ट वीक यू विल बी एबल टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, जिसमें आपने ये डिटेक्ट करना है कि एक पिक्चर में कैट है या नहीं, यूजिंग सिंगल न्यूरॉन। आपने एक सिंगल न्यूरॉन यूज़ करना है विच इज़ कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हुए आपने ये डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर पिक्चर है या नहीं है।
or maybe within 2 to 3 days I will share the software which you will be using, and I will also share the assignment. वो एक बना बनाया कोड है, लेकिन ये है कि उसमें आपने कुछ लाइंस जो है ना वो खुद से कंप्लीट करनी है. सो यू विल नॉट राइट द प्रोग्राम और कोड फ्रॉम द स्क्रैच. एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ होगा, आपको लिखा हुआ पहले से लिखा हुआ एक प्रोग्राम मिलेगा, बस उसमें 5-6 या 10-15 लाइनें जो हैं वो आपने ऐड करनी है और आपने वो काम जो है वो मुकम्मल करना. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? सर अभी जी तो जी. कोई नहीं है सर, अभी फिलहाल हाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है. चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है सर. ओके ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. और DJ by DC जो है वो कैलकुलेट करके मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा ग्रुप के अंदर.